कल की क्लास जिनकी मिस हुई है, ठीक है। ओके, तो हमने सबसे पहला टॉपिक इलास्टिसिटी स्टार्ट करा था। हमने देखा था कि कितने टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है एक पर्टिकुलर गुड को लेके। तो हमने पाया तीन टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है: प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड हमने देखा फिर उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। भाई ये डिपेंड करते हैं कि इलास्टिसिटी जिस भी कमोडिटी के कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, या वो कमोडिटी नेसेसरी है या लग्जरी है। नेसेसरी के केस में हमने देखा कि वो गुड इन इलास्टिक होता है, लग्जरी के केस में देखा इलास्टिक होता है। बेसिकली इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता ही चल चुका है कि क्या होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी में अगर मैं डिनोमिनेटर परसेंटेज चेंज इन इनकम कर दूं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ये प्राइस ऑफ एक्स की बजाय प्राइस ऑफ वाई कर दूं तो यानी एक एक्स गुड जिसकी डिमांड में चेंज आता है, अगर कोई दूसरे रिलेटेड वाई गुड के प्राइस में चेंज आ जाए तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है। तो इन सब के केसेस हमने देखे थे, और फिर हमने देखा था कि बेसिकली एक गुड की इलास्टिसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट हैं बहुत सारे तो उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, बट अगर पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सीएनजी व्हीकल नहीं है और हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। ऐसे केस में क्या होगा, जब टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स इम्पोजिशन करा जाएगा, तो आप स्विच नहीं कर पाओगे, और जब स्विच नहीं कर पाओगे तो ज्यादा बर्डन बायर को जो है क्या कहते हैं, बायर को ज्यादा बर्डन झेलना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने ये बातें करी थी कि अच्छा बायर और सेलर में कौन ज्यादा बर्डन झेलेगा अगर टैक्स लग जाए। तो टैक्स चाहे किसी पे भी लगे, आज हम वो देखेंगे। बर्डन डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी कैसी है, क्या बायर उसके बगैर काम नहीं चला सकते हैं, क्या उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स का बर्डन वो झेलेगा। अगर उसके पास ऑप्शन है तो किसको डर रहेगा, सेलर को, कि अगर उसने वो टैक्स का बर्डन ज्यादा पास ऑन करा बायर पे तो बायर जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, और उसकी जो ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो अपना ऑयल ही नहीं सेल कर पाएंगी, तो वो ज्यादा टैक्स का बर्डन झेल लेंगी। फिर ये फॉर्मूला करने के बाद हमने देखा था कि पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड करके हम लोग इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर। और पॉइंट फॉर्मूला कैसे डिराइव करा था हमने, किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी इस डिमांड कर्व पे पी का प्राइस क्या है, क्यू क्या है, इस पॉइंट पर प्राइस क्या है, क्यू क्या है, एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन स्लोप, यानी इस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की हर पॉइंट पर स्लोप क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। तो फिर इस केस में तो इलास्टिसिटी किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, पी और क्यू की वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डिमांड कर्व बना दूं तो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर जाने के लिए स्लोप तो सेम रहा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ठीक है। लेकिन पी की और क्यू का पी और क्यू का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर P1 था, यहाँ पर Q2 था, यहाँ पर P2 था। तो जैसे जैसे P अपॉन क्यू की वैल्यू चेंज होगी, और हमने फिर क्या कंक्लूजन करी थी कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे हर पॉइंट पे डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है। जो अपर पोर्शन होता है वहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जो लेसर पोर्शन होता है वहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, एंड बीच में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। फिर इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को हमने मिड पॉइंट थ्योरम से डिस्कस करा था कि मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट मेथड से क्यों हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। सर क्योंकि वो देखिए, बेस डिफरेंट रहता है बोलते हैं। हाँ बेस डिफरेंट रहता है तो फिर अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो इलास्टिसिटी में इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसकी वजह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी। तो उस बेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एवरेज लेते हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ता है, जब हम हर पॉइंट की स्लोप ना जानते हो और हमारे पास ऐसा डिमांड कर्व हो ए पॉइंट और बी पॉइंट, लेकिन हर पॉइंट पॉइंट स्लोप वाला, फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स, यानी हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप जो होगी वो अगर हम नहीं जानते हैं, तो उस केस में हमने ये मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना है। वेयर इज दैट मिड पॉइंट मेथड,
ये रहा, ठीक है। ये मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला था, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो मैं अब आप ये नोट्स पढ़ना, जिसको समझ ना आए तो डाउट ले लेना, ठीक है। ओके उसके बाद हम लोग आए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिमांड कर्व हो सकते हैं। तो 5 टाइप के डिमांड कर्व देखे थे हमने। इन इलास्टिक डिमांड कर्व देखा था, और लेस देन इलास्टिक देखा था, और क्या देखा था आपने, यूनिटरी इलास्टिक देखा था, और ग्रेटर देन इलास्टिक देखा था, और परफेक्ट इनफिनाइटली इलास्टिक देखा था, परफेक्टली इलास्टिक देखा था। और इन केसेस में हमने क्या देखा था, जब इनइलास्टिक होती है तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, या फिर वो शॉर्ट रन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या थे, शॉर्ट रन पीरियड, टाइम पीरियड। भाई लॉन्ग रन में तो आप जुगाड़ ढूंढ लेंगे, पेट्रोल की कार को सेल करके सीएनजी की कार ले लेंगे, लेकिन विद इन अ मंथ तो नहीं करने वाले हो। तो आपकी इलास्टिसिटी टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करती है। जो हमने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट्स देखे थे, एक तो वो सब्स्टिट्यूट्स हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगी। वो गुड नेसेसरी है, मतलब नमक जैसा है, कि अगर उस पर टैक्स लगाए ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1 रुपए का 1 पैसे का टैक्स लगाया था तो डांडी मार्च हो गई थी, क्योंकि नेसेसरी गुड है, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। तो सारा टैक्स का बर्डन झेलना पड़ेगा, किसी पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा कंज्यूमर। तो वो नेसेसरी गुड है, तो इनइलास्टिक है, लग्जरी है। तो लग्जरी गुड में क्या होता है कि भैया आप तभी उस पर स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हो, क्या कहते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो आप बहुत जल्दी से उसकी कटिंग कर सकते हो, उसकी एक्सपेंडिचर को, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी तो है नहीं। तो अगर कोई चीज जो लग्जरी है, अगर वो महंगी हो जाए तो आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट कटिंग कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनियन, अनियन की जब प्राइस होती है तो लोग थोड़ा कंज्यूम कम करना करते शुरू कर देते हैं। लेकिन अनियन का एग्जाम्पल एक और चीज में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अगर अनियन के साथ, जो कई बार कई लोग रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, जब अनियन का प्राइस राइज होता है तो मूली सर्व करने लग जाते हैं, उसका भी प्राइस इंक्रीज जाए तो, टोमेटो का भी हो जाए तो, पूरी की पूरी फूड कैटेगरी का हो जाए तो, यानी ब्रॉडली हमने फूड कैटेगरी को डिफाइन कर दिया। अब उस पर टैक्स लग जाए और उसका प्राइस बढ़े तो क्या करेंगे, फिर हम नहीं कंजम्पशन रिड्यूस कर पाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि आप नैरोली डिफाइन कर रहे हो, सिर्फ आइसक्रीम पे टैक्स लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं डेजर्ट खा लूंगा, ठीक है, या मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा क्योंकि मुझे ठंडा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो। लेकिन अगर इन सब पे टैक्स लग गया तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। अगर नैरोली डिफाइंड है मार्केट तो वो इलास्टिक हो जाएगा। अगर सिर्फ पतंजलि पे टैक्स लगेगा टूथपेस्ट पे तो वो नैरोली डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसकी डिमांड इलास्टिक है, आप स्विच कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे बाकी टूथपेस्ट से, क्लोजअप से, वेबसोडेंट से। लेकिन अगर सारे टूथपेस्ट एक साथ लगाया तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, तो फिर आपको ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यानी 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं, अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसरी है या लग्जरी है, उसके बाद डेफिनेशन क्या है मार्केट की, और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन। अगर शॉर्ट रन है तो भी इनइलास्टिक है, लॉन्ग रन में तो क्या करेंगे हम लोग, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। हम या तो कार शेयरिंग करने लग जाएंगे, कार पूलिंग करने लग जाएंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने लग जाएंगे, या फिर हम अपने घर की लोकेशन के पास कोई वर्क ऑप्शन ढूंढ लेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर स्विच कर जाएंगे। तो ये 4-5 डिटर्मिनेंट्स थे। उसके बाद हमने देखा था ये डिमांड कर क्या होते हैं। हेलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, आज सर पूरा घर में। हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की सिचुएशन तो नहीं आती ना वैसे मार्केट में? परफेक्टली इनइलास्टिक हाँ जी सर। एक्सट्रीम केस है। देखो एक्सट्रीम केस थ्योरेटिकली इसलिए एक्सप्लेन करे जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए, लेकिन स्क्रू ड्राइवर अगर नहीं मिला तो पता है मैं चाकू से भी पेंच को खोल लूंगा। आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने ये फॉर्मूला कभी ट्राई करा होगा। तो क्या पेंचकस जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है? मतलब सब्स्टिट्यूट तो है ना। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन डिमांड कर और एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर। ये बस एक एक्सट्रीम केसेस है जो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बताया जाता है। एक्चुअली में मार्केट में ऐसे केसेस कम होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल रहता है। तो ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है जो आपने डिस्कस करी, आपने पूछा, वो उसका जवाब एकदम सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये सारे डिमांड कर मैंने डिस्कस कर दिए थे। तो देखो कल वाला लेक्चर सेम रिपीट हो जाएगा। फिर मैंने इसका रेवेन्यू से रिलेशन बताया था।
प्राइसेस का रेवेन्यू के रिकॉर्डेड में देख लेना आप, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, रिकॉर्डेड में अच्छे से बताया था ये। तो रेवेन्यू के साथ हमने बताया था, और रेवेन्यू के साथ हमने क्या कंडीशन बताई थी, 3 चीजें बताई थी। देखो फर्स्ट केस, अगर इन इलास्टिक है यानी लेस देन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है इन रिलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है एक गुड की, वो इन इलास्टिक है। तो इसका मतलब पता है क्या है, न्यूमरेटर क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो पता है रेवेन्यू का क्या होगा, रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ऐसा गुड है जिसका अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो उसकी डिमांड, क्योंकि उसके बगैर आप रह नहीं सकते, नेसेसरी है, शॉर्ट रन है, या फिर नैरोली डिफाइंड है, वो सारी ऊपर वाली कंडीशंस हैं फॉर पॉसिबिलिटीज, किसी भी पॉसिबिलिटी की वजह से ये इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक सिचुएशन में क्या होगा, मैं एक केस बता रहा हूं, दूसरा आप अप्लाई कर लेना, ये इन इलास्टिक है, ठीक है। अब इन इलास्टिक की सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप 10% से प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी 10% से कम से गिरेगी, क्योंकि ये नेसेसरी गुड है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, शॉर्ट रन है, नैरोली डिफाइंड है, सॉरी ब्रॉडली डिफाइंड है, इन इलास्टिक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मेरा टोटल रेवेन्यू का लॉस कम क्वांटिटी सेल करने की वजह से हुआ है, उस लॉस को कंपनसेट करके उल्टा मुझे और एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाएगा, जो लेसर नंबर ऑफ क्वांटिटीज में सेल करूंगा उनको हायर प्राइस पे बेचकर। तो इसीलिए ये जो एरिया अंडर द कर्व है डिमांड कर्व के, ये पी, ये क्यू क्वांटिटी, तो ए वाला जो है हायर प्राइस पर जब आप जाते हो और लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल करते हो, तो टोटल रेवेन्यू रेक्टेंगल का एरिया बढ़ रहा है और नीचे वाले का कम है। इसका वाइस वर्सा दूसरे केस में हो जाएगा, और यही मैंने आपको बताया था, दिस इज द रीजन। एक और फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी जो हर 2-3 साल में पूछ लेती है कि व्हाई शुड अ मोनोपोलिस्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन अ इलास्टिक पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये इलास्टिक पार्ट 1, इससे नीचे मोनोपोलिस्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर वो प्राइस गिराएगा ना तो उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस गिराएगा तो टोटल रेवेन्यू घटेगा, ठीक है। ये बातें हम मोनोपोली के चैप्टर में भी डिटेल में करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा एक हिंट दे दिया what would be coming in the future. So then we explained every point, और उस पॉइंट पर दिखाया कि देखो कैसे रेवेन्यू, ये जो रेक्टेंगल है 6 into 2, इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा बड़ा है 5 into 4, दैट्स वाई ये जो ग्रेटर देन इलास्टिक का पोर्शन है, इस पर जब प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये जो लेस देन इलास्टिक का पोर्शन है, यहाँ पर प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, और फिर हमने क्या करा था, एप्लीकेशंस, हाँ, फिर हमने इनकम इलास्टिसिटी की बात करी थी। इनकम इलास्टिसिटी में हमने ये बात करा था कि देखो अब अगर मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो अब 8:30 से लंबी हो सकती है क्लास, तो आप ध्यान रखना, पहले ही बता, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में क्या था, परसेंटेज चेंज, ये ऊपर फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो गुड नॉर्मल है या तो गुड इंफीरियर है। नॉर्मल गुड ये क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, यानी अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई, अगर कोई गुड आपके लिए नॉर्मल है तो उसकी कंजम्पशन आप इंक्रीज करोगे, लेकिन अगर कोई गुड इंफीरियर है, सब स्टैंडर्ड है, तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अगर प्राइस उसका, सॉरी, इनकम इलास्टिसिटी है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप बस राइड्स लेना कम कर दोगे, आप अपना खुद का व्हीकल खरीद लोगे, ठीक है, तो बस राइड आपके लिए इंफीरियर हो गया, ठीक है। बट अगर कोई और नॉर्मल गुड है, फॉर एग्जांपल आपके लिए पिज्जा कंजम्पशन नॉर्मल गुड, तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पिज्जा की कंजम्पशन बढ़ाते हो। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, व्हेन इनकम राइजेस, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, देन क्वांटिटी कंजम्पशन राइजेस। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, और इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव होगी। अब वो -1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो तो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ क्या है इनइक्वालिटी, वो इलास्टिसिटी की। बट हमें इतना पता चल जाएगा कि अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो है डायरेक्शंस डिफरेंट है, ऑपोजिशन इफेक्ट्स हैं, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया दैट दिस गुड इज एन इंफीरियर गुड। बट इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड, व्हेन वी गेट टू नो दैट इट्स पॉजिटिव, then there arises two possibility ये हो सकती है कि या तो वो गुड नेसेसरी हो, और द अदर पॉसिबिलिटी कुड बी
दैट गुड ऑल्सो कुड बी लग्जरी गुड। अब वो किस चीज पर डिपेंड करता है, नेसेसरी होगा तो हमने ऊपर क्या देखा, इन इलास्टिक यानी लेस देन 1, और लग्जरी होगा तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब थी क्रॉस इलास्टिसिटी की बारी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने देखा कि अगर पॉजिटिव रही, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था quantity change, percentage change in quantity demanded of good X due to percentage change in quantity demand, percentage change in price of Y, ठीक है। अब ये X का प्राइस नहीं है, वो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी थी सबसे ऊपर वाली जो हमने करी थी, ये Y यानी गुड Y। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये कौन बताएगा हमें, ये जो इलास्टिसिटी है ना वो बताएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइस इंक्रीज होता है, एक ऐसा गुड है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तीन गुड्स के एग्जांपल लेता हूँ, शुगर टी जो कि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, शुगर एंड कॉफी जो कि ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूट्स है, इफ नॉट परफेक्ट ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। ओके तो अब क्या होगा, प्राइस अगर राइज होगा तो आप खुद बताइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर प्राइस राइज होगा क्या कहते हैं कॉफी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड टी की क्या होगी, वाई स्टैंड्स फॉर कॉफी, है ना। तो दोनों का बढ़ेगी, हाँ दोनों का चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, सेम डायरेक्शन में। तो यानी अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो वो सब्स्टिट्यूट्स हैं, और अगर नेगेटिव है तो, अगर मान लीजिए y स्टैंड्स फॉर शुगर एंड x स्टैंड्स फॉर टी, तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो, और मैं ऐसा बंदा हूं जो मीठी चाय के अलावा नॉर्मल चाय पीता ही नहीं हूँ, शुगर विदाउट शुगर आई डू नॉट कंज्यूम द टी। सो इस केस में क्या होगा, मेरे लिए टी बिना शुगर के तो बनेगी नहीं, तो क्या होएगा, टी महंगी हो गई ना, तो फिर मैं उसकी कंजम्पशन क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तो डायरेक्शन उलट गई, तो यानी नेगेटिव है। अब ये केस हो गया। वैरायटी ऑफ सप्लाई करो देखे थे, उसके पीछे की मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ठीक है। ये जो इनिशियल एरिया इनिशियल रेंज होती है सप्लाई कर्व की, फॉर एग्जांपल ये सप्लाई कर्व फर्म का हम लोग देखते हैं शट पॉइंट से ऊपर का मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। ये सारी बातें अभी अगर किसी को ना समझ में आए तो ये थर्ड नेक्स्ट वीक के लेक्चर में ये डिटेल में होना है, और उस वक्त फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो हम जब ऐसा कर्व ड्रॉ कर रहे थे सप्लाई कर्व, तो इनिशियली उसकी इलास्टिसिटी यानी देखो परसेंटेज चेंज 3 से 33% राइज हुआ प्राइस में, 3 से 4 हुआ, तो उसकी वजह से क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई, 100%, 100 से 200। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज हायर देन डिनोमिनेटर, therefore this represents greater than elasticity 1। और वहां पर देखो ये सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे तो रिवर्स है, वहां पर प्राइस जब 12 से 15 हो रहा है तो बहुत लिटिल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, दैट मींस डिनोमिनेटर इज हायर एंड न्यूमरेटर इज लो, सो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और इसके पीछे की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, अंडर द करंट बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है। चल ये रहा है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो किसी गुड की, तो इनिशियली क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट गिरती है, और मैंने समझाया था कि मार्जिनल कॉस्ट क्यों गिर रही होगी, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा होगा। जब हम एक गिवन गैस स्टोव पर ज्यादा लेबर लगा रहे होंगे, और एक लेबर तो सिर्फ 4, ये गैस स्टोव है, 1 फ्लेम 2 फ्लेम 3 फ्लेम 4 फ्लेम, सिर्फ मदर कुक कर रही है, तो पूरी की पूरी गैस की कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे आप ढंग से, ठीक है। और 1 फ्लेम को यूज कर रहे हो तो 1 मिनट में 1 ही रोटी आएगी। लेकिन अगर सेकंड पार्टनर आ जाए तो 1 मिनट में 3, और थर्ड पार्टनर आ जाए तो तीनों फ्लेम का यूज, 5 रोटियां, फिर 10 रोटियां, और इसके बाद और बंदे आते जाएं तो क्राउडेड हो जाएगा। तो ये सेम कंसेप्ट को इंट्यूटिवली दिमाग में लगाओ कि अगर मैं इन सब लोगों को 10 रुपए की लेबर देके हायर कर रहा हूं, तो इनिशियली क्या होगा, पहली रोटी जो मुझे मिल रही होगी उसकी मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए होगी, लेकिन उसके बाद जब चपाती की प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगेगी और वो डिवाइड करेंगे हम उसको टोटल कॉस्ट से, और फिर नए बंदों को 10 रुपए में ही हायर कर रहे हैं, बट सारे के सारे मिला के एक सिनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, देन यू विल नोटिस कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होनी शुरू होगी। और इसी रीजन की वजह से क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो हल्का सा भी प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो इनिशियली आपके गैस स्टोव के पास क्या है, एक्सेस कैपेसिटी, 4 फ्लेम पड़े हुए हैं, वो ढंग से यूज नहीं हो रहे। तो अगर स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा इंसेंटिव दे देंगे कि मेरा सामान बिक जाएगा, तो मैं जरा से इंक्रीज प्राइस पर बहुत ज्यादा गुड्स को सप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये कैपेसिटी खत्म हो गई और लोग आते जा रहे हैं, तो फिर अगर आप प्राइस मेरे को ज्यादा ऑफर करोगे भी
तो भी मैं ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। ये कंसेप्ट बस इतना ही समझ लो। अभी फिलहाल के लिए बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से टोटल प्रोडक्ट कर्व डिराइव करेंगे, उससे हम मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल गो टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा। ये नेक्स्ट वीक के सेकंड टॉपिक हमारा यही होगा मैनक्यू से, चैप्टर 11, 12, 13। फिलहाल के लिए आप ये चीज मेरे ख्याल से समझ गए हो कि कैपेसिटी कांस्टेंट जब आती है तो अगर प्राइस ज्यादा भी बढ़ा के आप दे रहे हो तो आई कैन नॉट इंक्रीज क्वांटिटी मोर देन अ सर्टेन लेवल। ठीक है, लेकिन इनिशियली मेरी गैस फ्लेम की बहुत सारी कैपेसिटी खाली पड़ी थी, तो जैसे ही प्राइस और डिमांड बढ़ाई गई, प्राइस बढ़ाया गया, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी राइज हुई, तो मैंने झट से जल्दी से ज्यादा चपाती इसकी प्रोडक्शन करी। ठीक है, तो ये बेसिक इसके पीछे लॉजिक है। इसी तरीके से फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर भी हो सकते हैं। ऐसा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर भी हो सकते हैं, ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक गिवन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मान के चलिए, और आपको एक वीट की प्रोडक्शन करनी है और लिमिटेड लैंड आपके पास है, तो अगर आप इस पे 100 टन जो है वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इवन इफ द कंज्यूमर इज ऑफरिंग हायर प्राइसेस, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये 100 टन प्रोड्यूस कर दिए हैं, अब यही रहने हैं भैया। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो हाँ, फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो सप्लाई कर्व है, अगर टेक्नोलॉजी इंसेंटिवाइज करें, अगर हायर प्राइस मिले, हम उस पर इनोवेशन करें, हम HYV वैरायटी लेके आए, या हम GM टेक्नोलॉजी के GM क्रॉप्स लेके आए, तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो उस केस में ये एकदम परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं रहेगा, बट मैंने आपको एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करी। देन ऐसा सप्लाई कर हो सकता है लेस देन 1 हो इलास्टिसिटी, और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है इलास्टिसिटी 1 है, दैट मींस 1 to 1 रिलेशन है। जितना 10% से प्राइस बढ़ाओगे, आई कैन इंक्रीज द क्वांटिटी बाय 10%। हाउ कैन दिस पॉसिबिलिटी भी अराइजेस? जब हमारे इनपुट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इनपुट है जो बहुत मात्रा में नेचुरल रिसोर्स में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल सी वाटर है, उससे कोई आप प्रोडक्ट बनाने लग गए, कोई ड्रिंक जनरेट करने लग गए, तो उसका जितना प्राइस बढ़ता जा रहा है, और आप क्या कहना है, आपकी इनपुट कॉस्ट राइज नहीं होगी, सिर्फ आपको लेबर हायर करनी पड़ेगी, और लेबर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, एक लेबर एक ही कोल्ड ड्रिंक बना पाएगी। तो अब अगर प्राइस राइज हो रहा है तो 1:1 हो रहा है, तो अगर उसका एक और प्राइस 1 यूनिट से राइज होगा, तो आप एक और यूनिट से उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि इनपुट कॉस्ट तो नहीं राइज हो रही है। अगर इनपुट कॉस्ट राइज हो रही होती तो सूनर और लेटर आप क्या करते कि प्राइस 20% से राइज होता, तब आप 10% से क्वांटिटी इंक्रीज कर पाते, टू प्रिजर्व द सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, टू प्रिजर्व नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह ये सब क्या होते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, तीसरे चौथे लेक्चर तक ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ओके, ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम लेवल से चेंज हो रहे हैं, तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। एंड देन ग्रेटर देन इलास्टिसिटी, ये कंसेप्ट आप लगा लेना, और ये परफेक्टली इलास्टिक भी हो गया। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, देखो यार, वरना लेक्चर पूरा नहीं होगा, और हमें प्रीवियस ईयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने हैं। किसी को भी डाउट होगा तो आज डाउट पूछा था 3-4 बच्चों ने, आप लोग कॉल कर सकते हो, और 2 बजे के बजाय आप 1 बजे तक करा करो। ठीक है, तो कुछ बच्चों की मैं कॉल नहीं ले पाया, उन्होंने 1:30 बजे करा, तो 1 बजे तक का टाइम लिमिट रख लेते हैं ना। अब हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड इलास्टिसिटी, फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी। अच्छा, इन चीजों का रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमने क्या देखा था, अगर 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 फार्मर्स को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, HYV मिल जाए, GM क्रॉप मिल जाए, ठीक है, जिससे वो सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो, तो क्या होगा, हमें लग रहा है कि उनका फायदा होगा, बट इवेंचुअली उनका लॉस हो सकता है। व्हाई? बिकॉज उनका जो गुड्स है उसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सीरियल्स होते हैं, आप 3 रोटी से ज्यादा तो नहीं खाओगे ना। हाँ, 3 रोटी नहीं मिली तो कुछ भी प्राइस देने के लिए रेडी होगे, बट आफ्टर कंज्यूमिंग 3 चपातीज यू विल नॉट स्पेंड मोर, अगर वो प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब अप टू सर्टेन लेवल तो आप खर्चने के लिए रेडी हो, उसके बाद नहीं हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आपकी कंजम्पशन नेसेसरी गुड हो गया ना, समझने की कोशिश करो, हमने ऊपर क्या डिस्कशन करी, नेसेसरी गुड की इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, यानी डिमांड करो स्टीपर होगा, और नेसेसरी गुड क्या हो गया,
wheat, rice, food commodities are necessary good. तो इस केस में अगर आपकी सप्लाई S1 से S2 पर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, सडनली प्राइस में जो चेंज आएगा, क्योंकि डिमांड कर्व बहुत स्टीपर है. सी दिस पॉसिबिलिटी, what would have happened if this demand curve would have been like more flatter. तो देखो प्राइस में चेंज सिर्फ इतना आता, 3 से 2.5 पर कहीं लाए करते, तो प्राइस में रिडक्शन बहुत हो जाएगी. और प्राइस में रिडक्शन अगर ज्यादा हो गई कंपेयर टू इंक्रीज इन commodities, then what will be discussed, total revenue will fall, यानी farmers will be in loss. तो देखो ये कैसा पैराडॉक्स है, the increase in yield or the increase in technology for the farmers help will eventually led to their losses. ठीक है. So this thing also happen in case of whenever we have good monsoon. In the case of El Nino or sorry La Nina, you must have heard about this concept अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो. यानी बस अच्छा रेनफॉल हुआ तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, इनइलास्टिक गुड है, प्राइस कम मिलेगा, टोटल लॉस में चले गए. अगले साल अगर अच्छा रेनफॉल नहीं हुआ, हेलो 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 हेलो